तो मित्रों, मुद्दा है इकोनॉमी के मंथली करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से। पहले मैं आपको फास्ट समरी देता हूं, उसके बाद सुकून से पढ़ते हैं। तो पिछले महीने यानी जुलाई में इकोनॉमी में 6 पिलर्स में क्या क्या हुआ। पहला पिलर मनी। तो आरबीआई ने ऑस्ट्रेलिया की तरह प्लास्टिक करेंसी छापने का प्रोजेक्ट शुरू किया। आप यूपीआई से जो पैसा भेजते हैं उस पर फी नहीं लगती, लेकिन अब फी लगेगी, ऐसी अफवाह उड़ी। 1B बैंकिंग में लोन नहीं चुकाने पर बैंकों ने जो भी प्रॉपर्टी, ऑफिस, दफ्तर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब्त की, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, उस पर आरबीआई ने कुछ नए नियम बनाए। 1C शेयर मार्केट। तो ये बीएसई एनएसई ऑफिशियल्स को लगा कि हमको भी ग्रेटा थनबर्ग वाले फ्लाइंग यूनिकॉर्न पे चढ़ जाना है, तो सात्विक इंडेक्स, अहिंसा इंडेक्स, ऐसे दोगलेपन वाले कुछ नए इंडेक्स बनाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शेयर बाजार का ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक अथॉरिटी है, आरटीआई एक्ट में आता है, भले ये सीधा सरकार की मालिकी में नहीं है। 1D इंश्योरेंस पेंशन में ईपीएफओ ने जिन फैक्ट्री मालिकों पे केस चल रहा था सेटलमेंट के लिए विश्वास 2026 स्कीम निकाली। फिर कहा कि 3.0 रिफॉर्म के तहत हम भी बैंकों जैसा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लगाएंगे ताकि आप सीधा एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सको। और सिंगापुर का मॉडल कॉपी करके टारगेट रिटायरमेंट सम यानी कि टीआरएस प्रपोजल लेके आए हैं। नेक्स्ट इज पिलर 2 बजट टैक्सेशन। पति पत्नी आपस में गिफ्ट दे, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं, लेकिन एलजीबीटी कपल को ये मिलेगा कि नहीं, उसका केस चला। सरकार ने वापस ऑयल रिफाइनरी पर विंडफॉल टैक्स लागू किया। श्रीलंका से भारत जो इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, से लड़ने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट किया गया। पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड। तो ई कॉमर्स का इन्वेंटरी मॉडल, जिसमें पहले एफडीआई का प्रतिबंध था, अब सरकार ने कहा इसमें भी अलाउ करेंगे ताकि अपना एक्सपोर्ट बढ़ सके। अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत में फोर्स लेबर यानी फैक्ट्री में गुलामी करवाई जाती है, तो तुम पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने फिशरीज सब्सिडी का एग्रीमेंट ज्वाइन किया। नेक्स्ट इज पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है अगले 6 साल के लिए। सर्विसेज का कितना उत्पादन हो रहा है, उसका एक नया इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन बनाया गया। पहले 8 कोर इंडस्ट्री थी, उसमें आयन और इंडस्ट्री और ऐड करके इंडेक्स ऑफ 9 कोर इंडस्ट्री बनाया गया। नीति आयोग ने कहा हमको भी इंडेक्स बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स बनाया। नेक्स्ट पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन हरियाणा में लॉन्च की गई। और पेट्रोल में E20 के नाम पे रोज विवाद चलता है। बैटरी रिक्शाओं में ब्लूटूथ से उसे डिसेबल किया जा रहा था, सरकार ने ऐसी एप्स पर प्रतिबंध लगाया। अदानी एयरपोर्ट तो चलाते हैं लेकिन अपनी एयरलाइन भी लॉन्च करेंगे, ऐसी सब अफवाह उड़ी। एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम-1 ऐसा प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मनरेगा योजना को बदल के विकसित भारत जी राम जी 125 दिन का रोजगार मिलेगा, तो मजदूर को दिन की दहाड़ी कितनी मिलेगी? तो जवाब है कम से कम 300 रुपए। प्रश्न इसमें हर राज्य को कितना पैसा मिलेगा? तो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो टैक्स डेवोल्यूशन की फॉर्मूला दी थी, उस हिसाब से हर राज्य को आवंटित होगा। एनीमिया मुक्त भारत में पहले 6x6x6 स्ट्रेटेजी थी, उसको बदल के किया 7x7x7। खैर, इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे अपडेट थे, पूरा वीडियो आप देखिएगा। और सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का अपडेट ये है कि 1 से 3 अगस्त मेरे सारे इकोनॉमी के पेड कोर्सेज आप फ्री में देख सकते हैं, उसका सारा पावर पॉइंट हैंडआउट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करें। अब आपको प्रश्न होगा कि ये टेक्निकली कैसे डाउनलोड करना है, क्या देखना है, तो उसका लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मैं इसी चैनल पर बना चुका हूँ, इसको अवश्य देखें। तो इकोनॉमी मंथली करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई के नाम पर फास्ट समरी मैंने आपको बताई। अब सुकून से पढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों, मुद्दा है मंथली करंट अफेयर्स। पिछले महीने यानी जुलाई महीने की इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। और जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स बहती धारा है, यही सब जीडीपी, इन्फ्लेशन, शेयर बाजार क्या ऊपर नीचे हुआ। अभी हम पढ़ रहे हैं, वापस अगले साल जनवरी फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, फिर से बात होगी, तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा एनुअल सीरीज विन 27 में। और अपनी आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम मई महीने में, कल सुबह नहीं है। हालांकि हर महीने के वीडियो बनाने का कारण ये है कि जो बीच में ईपीएफओ, स्टेट सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, आरबीआई, सीडबी, नाबार्ड, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपडेट मिलते रहें। और इस बहाने मैं भी हर महीने की ये करंट अफेयर्स फॉलो करता रहूँ, तो जो पूरे साल का मैं कंपाइलेशन बनाऊँ उसकी क्वालिटी ठीक रहे। बाकी आज के इस लेक्चर का पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वरना आप अनअकैडमी में मेरे प्रोफाइल पर फ्री क्लासेस टैब्स में जाइए या इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सीक्वेंस में 6 पिलर में हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। सबसे पहला पिलर 1A1 मनी डिजिटल पेमेंट। तो आरबीआई एक तो डिजिटली नोट छापना चाहती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हालांकि अभी तो पेपर में छाप रहे हैं, लेकिन आरबीआई को लगता है देखो प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट छापेंगे तो उसके 2 फायदे हैं। एक, खर्चा कम है,
और ये नोट फटते कम है कंपेयर टू पेपर नोट्स। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने ये चालू किया, तो अब आरबीआई भी सोच रहा है। पर ये बहुत ही बेसिक, मतलब एकदम शुरुआती स्टेज में है। इसमें और नए अपडेट्स आएंगे तो अगले साल विन 27 में देखेंगे। अभी अगर कुछ याद रखना हो तो मैक्सिमम ये याद रह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट दिस। उसके बाद डिजिटल पेमेंट यूपीआई। अब सोचिए, जीमेल फ्री है, लेकिन उसको चलाने का कुछ तो खर्चा होगा, बिजली का बिल है, सर्वर का कॉस्ट है, प्रोग्रामर की सैलरी है। तो ये फ्री कैसे है? क्योंकि गूगल कंपनी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, आपका पर्सनल डेटा यूज़ करके दूसरी कंपनियों को बेचती है। अब उसी तरह यूपीआई, तो यूपीआई मोबाइल टू मोबाइल आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें भी बिजली बिल, सर्वर कॉस्ट, प्रोग्रामर की सैलरी सब बैंक और एनपीसीआई संस्था को लगेगी, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है। तो बैंकर्स का ये कहना है कि या तो हमें सरकार सब्सिडी देती रहे या हमें अलाउ करे कि हम इस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाम की फीस चार्ज करें। अब कई सालों से सरकार क्या बोल रही थी कि नहीं नहीं, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर तो कोई फीस नहीं लगेगी और उसके वास्ते सरकार इन सब बैंकों को सब्सिडी देगी। तो ये 2025 अगस्त की आप हेडलाइन देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेज नो प्रपोजल टू इम्पोज फीस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। मतलब कि इस साइड से वो ढोलकी बजा रहे थे। अभी 2026 जुलाई तक हम पहुंचे तो वापस ये अफवाह उड़ रही है कि गवर्नमेंट में ब्रिंग बैक यूपीआई एमडीआर, मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट की फीस फॉर लार्ज मर्चेंट्स। यानी कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि 2000 से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन होंगे तो वो यूपीआई के ट्रांजैक्शन फ्री नहीं होंगे, उस पर फीस लगेगी। हालांकि वो कस्टमर पे नहीं, मर्चेंट पे। तो आप मान लो कि 10,000 उसको भेज रहे हो, उसको 9,800 ही मिले, कि बाकी का 200 वो फीस में कट हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, इस साइड से ढोलकी बज रही है। तो इस बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री का तो कोई एंड है नहीं। फाइनली जो चीज़ आएगी अगले साल फरवरी विन 27 फ्री सीरीज में हम देखेंगे। जैसे भारत का यूपीआई है मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट के लिए, तो उसी तरह पेन का भी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बीजम। तो आपस में इन दोनों का इंटीग्रेशन करें ताकि हमारे टूरिस्ट उधर जाए तो सीधा यूपीआई से पे करे, उनके टूरिस्ट इधर आए तो बीजम से पे कर सके। ये सब चल रहा है। तो ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है। सीएपीएफ वगैरह परीक्षा हम पूछते हैं कि कौन से देश का ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है, तो आपको याद रखना है। तो दैट वाज यूपीआई बिटकॉइन। अच्छा, 1A2 मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, तो जुलाई में तो कुछ हुआ नहीं। अगस्त महीने में मीटिंग है आरबीआई की। हालांकि निष्णातों का कहना है कि ये जो रेपो रेट अभी 5.25 चल रहा है उसको आरबीआई सेम टू सेम रखेगी। खैर जो भी नया होगा तो अगले साल, अगले महीने सितंबर की अपडेट में देखेंगे। देन वी गो टू पिलर 1B, बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो माल्या ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करे? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो माल्या ने गिरवे रखी हो, लैंड, प्रॉपर्टी, ऑफिस बिल्डिंग, अपना बंगला, तो बैंक उसे जब्त कर सकती है। सरफासी एक्ट में सब लिखा है। तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बैंक जब्त करती है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल नहीं, ये फिजिकल एसेट। अब 2026 में आरबीआई ने इसके कुछ नियमों में सुधार किया कि बैंकर ने ऐसी जो भी बिल्डिंग प्रॉपर्टी जब्त की है तो 7 साल के भीतर बैंकर ने उसकी नीलामी करनी है, किसी को बेच देना है। उससे ज़्यादा बैंकर अपनी बैलेंस शीट में इसको नहीं रख सकता। दूसरा, जब ऐसी नीलामी होगी तो वही पुराने बोरोवर या जो ओरिजिनल मालिक था, सपोज किंगफिशर का ऑफिस जब्त हुआ, तो माल्या उस नीलामी में हिस्सा ले नहीं सकता और ना ही बैंकर उसको ये चीज़ वापस बेच सकता है। वरना फिर उसको पनिशमेंट वाली फील नहीं मिलेगी कि तो मेरा ही माल था, मेरे हाथ में वापस आ गया घूम फिर के, थूक के चाटना ही पड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को। ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो जो फियर है बोरोवर्स में वो चला जाएगा। तो आरबीआई ने ये नया नियम बनाया कि कैनॉट रीसेल टू ओरिजिनल ओनर। हालांकि इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड वगैरह में तो पहले से यही था कि वो लोग वापस नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते। बट एनीवेज कुछ चल रहा होगा तो आरबीआई ने क्लैरिटी दी। कंपनियों ने जो लोन लिए थे और वापस नहीं किए, जिसे हम कहें नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो आरबीआई कहता है उसमें तो काफ़ी गिरावट आई। लेकिन आम जनता जो लोन लेती है, और उसमें भी क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं एक प्रकार का लोन ही है, तो उसमें काफ़ी, एक तो कार्ड ज़्यादा लोगों को बांट दिए गए हैं कि पहले ये 1.4 करोड़ थे, अब 5.2 करोड़ कार्ड्स हैं। एक ही आदमी उसके पास 2-3 बैंकों के कार्ड हैं, अलग अलग डिस्काउंट ऑफर और लॉलीपॉप के चलते, और अब वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो भी डेट है 3 लाख करोड़ रुपए, इतनी सारी वो चीज़ें फंस गई हैं। ये भी सीधा प्रीलिम से ज़्यादा मेंस में सोचने का मुद्दा है कि एक तरफ ये बैंकर्स का भी अनएथिकल बिहेवियर कि सबको कार्ड चिपकाते रहते विदाउट सीइंग कि उसकी लोन चुकाने की औकात है कि नहीं, और सामने कस्टमर के अंदर भी लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
और तीसरे कुछ इकोनॉमिक कारण भी कि कोई आईटी कंपनी में नौकरी करता है, अब उसका ले ऑफ हो गया बेचारा, क्या करे। तो दीज आर प्रॉब्लम्स। ये प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस का मुद्दा था। आगे बढ़ते हैं पिलर 1C, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या है, शेयर्स का बाइंग सेलिंग होता है। उसके साथ कहाँ पर होता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर 5,000 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके शेयर्स बाइंग सेलिंग हो रहे हैं। तो बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कैसे पता चले। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स हैं वो इन 5,000 कंपनियों में से कुछ सैंपल कंपनियां पिक करेंगे और उसके प्राइस को मॉनिटर करेंगे और उस हिसाब से वो डेली एक ग्राफ बनाएंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 30 कंपनियां सैंपल में ली है और सेंसेक्स उसका हर दिन सूचकांक आता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसने 50 कंपनियों का सैंपल लिया और उसका निफ्टी सूचकांक आता है। ये एक बात हुई। अब यहाँ पर इन्होंने सोचा कि देखो, सब यूरोपियन यूनियन में जो चल रहा है एनवायरमेंटलिज्म और ऐसा सब हमको भी करना है, तो हम एक नया सूचकांक बनाते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला सात्विक, उसमें 100 कंपनियों को हम मॉनिटर करेंगे, लेकिन उसमें डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री, लेदर, कॉस्मेटिक, फैशन ये नहीं, क्योंकि ये लोग पशुओं पर हिंसा करते हैं। तो रेड और ऑरेंज कैटेगरी इसको नहीं, केवल ग्रीन कैटेगरी, मतलब ये सब सोलर विंड एनर्जी, ये सब कंपनियों को हम फोकस करेंगे, या दूसरी ऐसी कंपनी आईटी कंपनियां की जो मतलब कुछ हिंसा नहीं कर रही। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा सात्विक इंडेक्स 100 कंपनियों का निकाला। कब? जून 2026 में। तो फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खुजली मची कि हमको भी कुछ पीआर के लिए हंगामा करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना निफ्टी अहिंसा इंडेक्स निकाला जिसमें 500 कंपनियां हैं। अब ये सब मेरे हिसाब से दोगलापन है। दोगलापन इसलिए कि अहिंसा का मतलब क्या है कि सभी प्रकार की हिंसा कोई जात की नहीं होनी चाहिए। अगर वर्क प्लेस में बॉस आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो वो भी हिंसा है। टीसीएस का वो नासिक का केस याद करो जिसमें नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने कहा है कि बिल्कुल टॉक्सिक वर्क कल्चर था, लेकिन फिर भी मैंने एनएससी का हिंसा इंडेक्स चेक किया तो इन्होंने टीसीएस को भी ऐड किया है कि नहीं, तो आईटी कंपनी है ना, तो ये तो पशुओं को नुकसान नहीं, पर इंसानों को नुकसान करे उसका क्या। उसी तरह आप कहेंगे कि ये जो विंड पावर है ये तो बहुत अहिंसा है, बहुत क्लीन एनर्जी है। नहीं, इसमें ये चक्का घूमते रहता है, तो पक्षी आते हैं, मरते रहते हैं, बर्थ डेथ्स के लिए जिम्मेदार है। भारत में एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, वो पक्षी की भी इसके चलते मृत्यु हो रही है। लेकिन फिर भी सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी की ऐसी चीज़ें बनाती है, एनएससी के अहिंसा इंडेक्स में है। तो ये सब यूरोपियन यूनियन की जो क्लाइमेट हिपोक्रेसी है, जिसको अलग अलग टाइम पर इकोनॉमिक सर्वे कॉल आउट कर चुका है, ये बेसिकली ये लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। यार ये तो नेगेटिव बात हुई, पॉजिटिव क्या? तो इसकी मदद से मान लो कोई ऐसा बहुत पशु प्रेमी है और उसे सोचना है कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो अलग से रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, वो जाके ये एनएससी अहिंसा इंडेक्स या बीएससी का इंडेक्स के हिसाब से चेक करके निर्णय ले। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट पर आरटीआई लगता है कि नहीं। तो आप जानते हैं कोरोना में मोदी जी ने एक डोनेशन फंड चालू किया था, पीएम केयर्स। तो उसमें आप आरटीआई कर सकते हो किसका पैसा किसने दिया और किसको गया। तो जवाब है नो, नॉट एप्लीकेबल। इसका कारण है सरकार ये कहती है देखो, ये पीएम केयर्स फंड वो तो किसी कानून से नहीं बना, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है और इसे तो सरकार से कोई फंडिंग भी नहीं मिलता है। ये तो एक ट्रस्ट है, एनजीओ टाइप का, जो हमने अलग से रजिस्टर किया, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, तो इस पर आरटीआई नहीं लगेगा बोल के छिपाते। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां पर शेयर्स का बाइंग सेलिंग हो रहा है, अच्छा तो वो आरटीआई में आएगा कि नहीं, उधर आप अर्जी डाल के जानकारी ले सकते हैं कि नहीं। एनएससी वालों का कहना हम तो प्राइवेट कंपनी है, सरकार हमें ऐसा कोई ओनरशिप नहीं है, तो हम नहीं देंगे आरटीआई में जानकारी। हालांकि केस फिर गया दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है देखो, सेबी और शेयर मार्केट रेगुलेशन के जो कानून है उसमें ये लिखा है कि अगर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ होगी तो गवर्नमेंट और सेबी इसको टेक ओवर कर सकती है, इसको सरकारी बना सकती। और उसके अलावा भी सेबी का इस पर नियंत्रण इतना ज़्यादा है कि आप ये नहीं कह सकते ये तो दूर का है, ये करीब का ही संस्था है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट, मतलब उधर आप आरटीआई की अर्जी डाल सकते हैं, 30 दिनों में जानकारी मांग सकते। ये ऐसी चीज़ें सीधी प्रीलिम्स में काम की नहीं, पर मेंस में गवर्नेंस, पॉलिटी इश्यूज और उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो क्या रिजिड होना चाहिए स्ट्रक्चर या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल के नाम पर ये दोगलापन आप देखिए कि तो फिर ये पीएम केयर्स को क्यों नहीं और इसको क्यों, वगैरह वगैरह। सो दीज आर सम चैलेंजिंग एरियाज। आगे बढ़ते हैं, पिलर 1D दैट इज इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपने एलआईसी की पॉलिसी खरीदी कि हर साल मैं 30,000 रुपये भरूंगा और मैं मर जाऊं तो फैमिली को 1 करोड़ देना।
और करके जो भी 15-20 साल की लंबी पॉलिसी है। लेकिन बीच में अब आपको लगता है ये आईटी सेक्टर में ले ऑफ हो रहा है, मेरी जॉब चली गई, या मुझे बाकी लोन चुकाने 30,000 हर साल नहीं निकाल सकता, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है मेरा, तो अब क्या करेंगे? पॉलिसी सरेंडर कर देंगे। तो पॉलिसी सरेंडर रेट पहले 30% था, बढ़ के 38% हो गया। हालांकि हमें वो परसेंटेज याद नहीं रखना, हमें ट्रेंड याद रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रही है, जीवन यापन का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और बाकी जो लोन लिए हैं, अभी याद करो, क्रेडिट कार्ड के 3 लाख करोड़ के लोन चुकाने बाकी हैं। तो इंश्योरेंस जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, इट इज़ अ सोशल इंस्ट्रूमेंट जिससे आप फैमिली की रक्षा करते हैं, पर उसमें अब लोग इन्वेस्ट नहीं करें, कम करें। इसका एक और भी कारण है कि मिस सेलिंग बाय द पॉलिसी, अच्छी सर्विस न देना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लताड़ा। बात ये हुई कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लिया कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा दे। अब हुआ ये कि वो टूर ऑपरेटर था, तो टूरिस्ट को लेके वो तो गया नेपाल। अब नेपाल में एक्सीडेंट हो गया तो भारत के इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, देखो ये तो नेपाल में हुआ ना, तो हम तुमको मुआवजा नहीं दे सकते। जबकि उनकी पॉलिसी में कहीं पर भी ऐसा क्लियरली नहीं लिखा था कि इंटरनेशनल एक्सीडेंट्स आर नॉट कवर्ड, ओनली नेशनल एक्सीडेंट्स आर कवर्ड। अब वो जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे, वो कंज्यूमर कोर्ट में, फिर जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लंबे हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, उनके एग्रीमेंट में जब लिखा नहीं है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, तो मतलब कि उसको पे करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एम्बिग्यूअस एंड स्लॉपी पॉलिसीज। इसका क्या कारण है? वो इकोनॉमिक सर्वे पहले ही बता चुका है। देखिए, आरबीआई, उसका नियंत्रण कैसा है? हार्ड टच। मतलब वो किसी को गुलाब का फूल नहीं देता, सीधा डंडा मारता है। पेटीएम को याद करो, 1-2 बार जुर्माना किया, फिर तीसरी बार पेमेंट बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। एचडीएफसी को भी बीच में एक बार कि तुम अब से मान लो 1 साल तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। यस बैंक के वांदे हो गए तो जापान की सुमिटोमो बैंक को बिकवा दिया। तो आरबीआई गुलाब का फूल यूजुअली देता नहीं, हार्ड टच रेगुलेशन है। लेकिन उसके मुकाबले इंश्योरेंस का रेगुलेटर आईआरडीएआई, उसका सारा रेगुलेशन सॉफ्ट टच है। और ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे करा है। मतलब क्या कि सपोज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, बीमा कंपनी ने पैसा नहीं दिया, गड़बड़ है, आप शिकायत करें तो ये क्या करेगा? उस कंपनी को नहीं नहीं पैसा दे दो। पर आपका जो मेंटल टॉर्चर हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, तो उस कंपनी के 2-3 सेल्स पर्सन को सस्पेंड कराओ, उस कंपनी पे जुर्माना लगाओ कि 1 महीने तक नई पॉलिसी नहीं बेच सकते। ऐसा वो डंडा नहीं मारता है। और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि जो भी रेगुलेटर ऐसे डंडे नहीं मारते, सॉफ्ट टच रेगुलेशन करते हैं, वो हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देते हैं। अमेरिका में भी जो सब प्राइम क्राइसिस है और बाद के वर्षों में भी जो तकलीफ है, उस सब के पीछे सॉफ्ट टच रेगुलेशन जिम्मेदार है। तो ये भी प्रीलिम से ज़्यादा मेंस निबंध एथिक्स में सोचने के मुद्दे हैं। सीधा भी ये नहीं पूछेगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की समस्या क्या है, इस पे लंबी चर्चा करो, पर कुछ और आपको पूछा जाए, वहां पर आप इसे केस स्टडी के रूप में कोट कर सकते। तो मेंस में आप रिफ्लेक्शन कीजिए। सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी। आप कहने नहीं, जीडीपी तो ठीक चल रहा है, ये सब नंबर्स आर फाइन, लेकिन क्रेडिट कार्ड का एनपीए बढ़ रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल कम हो रहा है। तो इट शोज देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। अब सरकार इसको सॉल्व करने की जगह सारा फंडिंग और ध्यान किधर है? रेवड़ी कल्चर की तरफ। और वो भी ऐसे लोगों को जा रही है जो उसके लायक नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लाड़की बहन योजना की 1500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, लेकिन उसकी शर्त थी कि महिला की उम्र 21 से 65 में होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से प्रतिवर्ष कम होनी चाहिए। लेकिन अब पता चला कि जितने लाभार्थी थे उसमें 38% यानी कि 92 लाख तो बोगस थे। मतलब फीमेल नहीं, मेल था। फीमेल थी लेकिन उसकी सरकारी नौकरी थी, आय ज़्यादा थी। उन सबको भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए जा चुके हैं, तब जाके अब उनको हटाया गया। तो सरकारी पैसों का ऐसा व्यय होगा और सामने बाकी चीज़ों पर काम कम होगा, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। इंश्योरेंस के बाद आगे बढ़ते हैं ईपीएफओ पेंशन। तो ईपीएफओ को अचानक से बहुत खुजली मच गई, तो 3-4 अलग अलग अपडेट आ गए। आप इंश्योरेंस मतलब ईपीएफओ में जो आपका पैसा कटता है, उससे आपको इंश्योरेंस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो जो भी प्रोविडेंट फंड के नाम पे ब्याज चढ़ता होगा, तो पहले अलग अलग टाइम पे धीरे धीरे रिलीज होता होगा। ईपीएफओ का कहना है कि देखो, पहली बार 35 करोड़ अकाउंट्स में एक साथ हमने ब्याज का पैसा डिलीवर कर दिया। उसका कारण क्या? पहले सब रीजनल ऑफिस का 132 या 123 अलग अलग डेटा सेट्स थे, तो ऊपर से पैसा आएगा, फिर वो क्रॉस चेक करके नीचे जाएगा। अब उन्होंने मर्ज कर दिया, तो एक ही बार में सारा पैसा सबको इंस्टेंट रिलीज हो जाता है। आप सोचो, आज़ादी मिली अपने को 47 में और 2026 में ये लोग ये कर पा रहे हैं।
तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विथ ईपीएफओ। ईपीएफओ का सिद्धांत तो आप समझते हैं कि जो मजदूर है उसकी सैलरी से मान लो X% कट होगा, मालिक ने अपने पॉकेट से Y% एक्स्ट्रा ऐड करना है और ये फिर फैक्ट्री मालिक ने ईपीएफओ में जमा करना है, जिससे ये मजदूर को इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड पेंशन सब सुविधा मिलती है। लेकिन कुछ फैक्ट्री मालिक बदमाशी करते हैं कि या तो पूरा पैसा जमा नहीं करते या बहुत कम पैसा जमा करते हैं, तो स्वाभाविक है फिर चेकिंग होगा, केस चलेगा। तो ऐसे जो केस चलेंगे वो विलंबित है कोर्ट में, क्योंकि फैक्ट्री मालिक कोई वकील रखेगा फिर तारीख पे तारीख। तो ईपीएफओ लेकर आया विश्वास 2026। वो ऐसा है कि भाई जो भी एक कोर्ट से केस हम वापस ले लेंगे, लेकिन तुम पेनल्टी का इतना पैसा, या बीच का रास्ता अपनाते हैं कि मान लो तुम्हें 100 रुपये पैसा देना था और 20 रुपये पेनल्टी थी, तो मान लो 110 में सेटल करते हैं वटेवर। तो ऐसा ईपीएफओ का विश्वास 2026 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयर्स। फिर ईपीएफओ ने कहा देखो हम हमारा 3.0 रिफॉर्म लाते हैं, पेंशन फॉर ऑल। उसके नाम पे सब चिकनी चुपड़ी बातें ही हैं, लेकिन आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नंबर्स याद रखने हैं कि अभी जो भी मान लो उनके 35 करोड़ अकाउंट्स होंगे उसकी जगह 60 करोड़ अकाउंट हो जाए, ऐसा टारगेट है। और उसमें 3/4 अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, मतलब ये काम वाली बाई, रिक्शा रेवड़ी चलाने वाले, इनको कवर करेंगे। और हमें पेंशन ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर इवॉल्व होकर कोर बैंकिंग सोल्यूशन जैसा करना है। बैंकों में कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है? आपने एक ब्रांच में पैसा जमा किया, दूसरी जगह आप देख सकते हैं, तीसरा घर से मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, चौथी जगह पर विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। तो इन सबको आपस में जोड़ता है सेंट्रल सर्वर होगा उनका हर एक बैंक का, तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस है। तो ईपीएफओ चाहता है हम भी ऐसा करें ताकि हर व्यक्ति जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर है उसके खाते में कितना पैसा है, ब्याज आया, उसको मान लो वो पैसा एटीएम से विड्रॉ करना है, तो ये सब उसे सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद ईपीएफओ ने कहा कि हमें सिंगापुर का मॉडल अडॉप्ट करना है, TRS यानी कि टारगेट रिटायरमेंट सम प्रपोजल। ये हुआ नहीं अभी प्रस्ताव में। वो ऐसा कि आप नौकरी कर रहे थे, आपकी सैलरी से पैसा कट हुआ, मालिक ने पैसा ऐड किया, शेयर मार्केट से जो भी रिटर्न आया, करते करते आपके इस पेंशन अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ मूलधन या प्रिंसिपल है, और इस पर सालाना ईपीएफओ मान लो कहे कि 8% ब्याज भी मिलता रहेगा। आप कहे मुझे सालाना ब्याज जो मिल रहा है वो पेंशन के रूप में दीजिए हर महीने, तो 8 लाख रुपए और 12 महीने से डिवाइड करो तो हर महीने पेंशन कितना आएगा? 66,000 रुपीज़। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं, ये 66,000 में मेरा खर्चा नहीं चलता, मेरे और शौक हैं, तो मुझे हर महीने 1 लाख पेंशन आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ये ब्याज का 66,000 जो आ रहा है वो तो आएगा ही, लेकिन आपका ये जो प्रिंसिपल 1 करोड़ है उसमें से भी कुछ निकाल कर 34,000 ऐड करो, तो फिर हो गया 1 लाख। अब मैं बता रहा हूँ उससे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप समझिए ऐसा अगर आप प्रिंसिपल को विड्रॉ करेंगे तो ये आपकी टंकी जो है वो कम होने लगेगी, तो अगले महीने ये ब्याज थोड़ा कम आएगा, तो इधर से ज़्यादा विड्रॉ करना पड़ेगा। वो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो समझने अब नहीं बैठेंगे, पर ऐसी सिस्टम ताकि टारगेट रिटायरमेंट सम व्यक्ति खुद ही कहे कि मुझे पेंशन कितना मिलना चाहिए, मेरा ये टारगेट है, उस हिसाब से उसे पेंशन मिले। तो सिंगापुर में ऐसा मॉडल है। उसमें और भी आयाम है। सिंगापुर का सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है कि आप जो अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, आपका मालिक उसमें जमा कर रहा है। मान लो स्विगी जोमेटो का डिलीवरी बॉय, कस्टमर उसको टिप्स देते हैं, तो वो अगर ऐसा कमांड दे कि ये भी मेरे पेंशन खाते में जाना चाहिए, सरकार और एनजीओ भी सोचे तुम बहुत गरीब हो तो तुम्हारे खाते में हम भी पैसा जमा करेंगे, तो ये सब पूल किया जाता है। ऐसा सिंगापुर का सिस्टम है ताकि पेंशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर सारी सुविधाएं उस व्यक्ति की कवर्ड हो। तो ईपीएफओ का सोचना है कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे। खैर, तो ये पिलर 1 में मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं पिलर 2 बजट टैक्सेशन में जाने लायक क्या था। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम पिलर 2 यानी बजट टैक्सेशन में जुलाई महीने में करंट अफेयर्स क्या थे देखते हैं। सबसे पहले तो एक बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि क्या एलजीबीटी मतलब समलैंगिक कपल को भी इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है कि नहीं। मित्रों, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कार गिफ्ट देता है तो उस पर कितने जात के टैक्स लगेंगे? तो देखिए, सबसे पहले कार खरीदी तो प्राइस प्लस जीएसटी, गिफ्ट में दिया तो पहले गिफ्ट टैक्स लगता था, अब खत्म हो गया, लेकिन इस पर इनकम टैक्स चढ़ेगा कि नहीं? ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट में एक एलजीबीटी कपल का केस आया है। सबसे पहले तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स की। टाइगर पटोड़ी की मौत के बाद बेटे सैफ अली खान को पूरी प्रॉपर्टी मिले तो पहले उस पर एस्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स लगता था,
लेकिन ये 85 में टैक्स खत्म कर दिया क्योंकि इसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी का अंडर वैल्यूएशन दिखाते थे, टैक्स कम भरते थे। जेलर मूवी हिट होने पर सन टीवी प्रोड्यूसर ने रजनीकांत को BMW कार गिफ्ट में दी। पहले इस पर गिफ्ट टैक्स लगता था, लेकिन इसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम के चलते इसको एबॉलिश किया। हालांकि अब गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा महंगी है, तो ये रजनीकांत की टैक्सेबल इनकम में गिनी जाएगी और उस पर रजनीकांत ने इनकम टैक्स के स्लैब भरने होंगे। अब देखिए, यहाँ पर गाड़ी गिफ्ट मिलने पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि सन टीवी प्रोड्यूसर और रजनीकांत आपस में रिश्तेदार नहीं है, दे आर अनरिलेटेड। लेकिन यदि एक पति अपनी पत्नी को कार गिफ्ट में देगा तो पत्नी को इनकम टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये इमीडिएट रिलेटिव है, तुरंत के रिश्तेदार है। हाँ, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत पति पत्नी में तो माफ है, लेकिन क्या कोई LGBT कपल आपस में गिफ्ट दे तो उनको माफ नहीं है। मतलब यहाँ सामने वाले पार्टनर ने इनकम टैक्स भरना होगा। आप याद कीजिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 377 गैर कानूनी है। LGBT कपल अपनी इच्छा से साथ में रह सकते हैं, लेकिन दे कैन स्टे टुगेदर, पर वो मैरिज लीगली वैलिड नहीं माना जाता, कानून में उसकी वैधता नहीं है। इस कारण से उनको ऐसे टैक्स के कानूनी लाभ नहीं मिल सकते। खैर, तो अभी केस चल रहा है। हालांकि कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि हमारे संविधान में तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, आप एक आम नागरिक के रूप में सोच रहे हैं, आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में सोचिए। वो इसको ऐसे देखेगा कि यहाँ पर टैक्स चोरी संभव है, कि रैंडम पार्टनर को आप दिखा दो कागज पे कि ये मेरा LGBT पार्टनर है, उसको गिफ्ट दे के ब्लैक का पैसा वाइट करो, तो ये सब ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। आप मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं कि ब्लैक का पैसा वाइट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक कोचिंग टीचर है, बच्चों से वो फीस कैश में लेता है, कोई इनकम टैक्स, कोई GST नहीं भरता, और फिर इन पैसों से कोई महंगी गिफ्ट अपनी वाइफ को देता है, तो वाइफ पे तो कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब जब तक इनकम टैक्स विभाग इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके, अच्छा पत्नी को गिफ्ट मिला तो पति कहाँ से पैसा लाया, वो टैक्स भरता है कि नहीं, ये सब नहीं करे, तब तक टैक्स कलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि ऐसा हस्बैंड वाइफ में गिफ्ट देकर मनी लॉन्ड्रिंग करना, उसका एक लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक व्यक्ति एक साथ में एक ही पति या पत्नी रख सकता है, और उसको भी जब आप डाइवोर्स देते हैं तो फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़े वगैरह, तो आप कोई भी रैंडम व्यक्ति को तो अपना पार्टनर नहीं दिखा देंगे। लेकिन जब यहाँ पर LGBT मैरिज का ऐसा रिकॉग्निशन नहीं है, तो कुछ बदमाश लोग जो भले LGBT ना हो, वो बस दिखा दे ये 10 लोग मेरे पार्टनर हैं और इनको गिफ्ट दे के इधर का उधर मनी लॉन्ड्रिंग चलेगा। ऐसा इनकम टैक्स विभाग को शायद डर है। तो यदि ये अनुमति दी जाएगी, इट कुड ओपन पेंडोराज बॉक्स। इसलिए हाईकोर्ट में जो जजमेंट आए, अगर इनकम टैक्स विभाग के हक में नहीं होगा तो वो विपरीत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैंने चेक किया तो अमेरिका और यूरोप में दोनों ही प्रकार के कपल्स को टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप समझिए वहां पर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी रूप से मान्यता है, जो भारत में अभी तक नहीं है। तो जब तक कोई कानून नहीं बदला जाता, इनको टैक्स रिफंड मिलेगा कि नहीं, ये तो खैर कोर्ट ही बता सकता है। तो ये एक मुद्दा। उसके बाद विंडफॉल टैक्स, ये भी हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए रिलायंस रिफाइनरी अपना सारा पेट्रोल यूरोप में एक्सपोर्ट करे, जहां पर उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हों, तो भारत में भारत के नागरिकों के लिए तंगी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो सरकार इसे कैसे रोके? तो सरकार ये कहेगी कि देखिए मुकेश भाई, अगर आप भारत की जनता को पेट्रोल बेचते हैं तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। पेट्रोल डीजल पर अभी GST नहीं लगता, वो बाद में लगेगा। अगर आप ये पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर यूरोपियन यूनियन में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ऐसी आपको इच्छा है, क्योंकि रशिया से तो सीधा तेल जा नहीं सकता। लेकिन अलग अलग टाइम पे भारत सरकार क्या करेगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर एक और टैक्स चढ़ा देती है, जिसका नाम है सईद, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको आम भाषा में विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। विंडफॉल इसलिए कि सरकार को लगे कि कोई जानबूझ के ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये चीज़ें कर रहा है, और उससे या तो इकोनॉमी का नुकसान है, या सरकार को लगता है हमको टैक्स भी मिलना चाहिए ज़्यादा, तो देन दे विल इम्पोज दिस टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स अभी का नहीं, ये तो शायद 2022 यूक्रेन युद्ध से ही अलग अलग टाइम पे सरकार कभी लागू करती है बराबर, फिर वापस बंद करती है, फिर अभी 2026 में ईरान युद्ध के चलते वापस ये तेल का संकट, तो वापस लागू किया है। ये सब डबल डोल की टाइप का ऑन अगेन ऑफ अगेन चलते रहता है। हर बार इसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको थियरी बता दी, मैटर खत्म है। इसके बाद जो भी आएगा वो हम विन 27 मतलब अगले साल फरवरी में देखेंगे। उसी प्रकार भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उसे प्रमोट करना है, तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल
उसको आप उस पर टैक्स कम करिए। तो बैटरी और डिस्प्ले असेंबली यूनिट्स, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उस पर जो आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, उसे सरकार ने कम किया है, ख़त्म किया है। ये भी सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री है, इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। अगले साल विन 27 सीरीज़ में जब बजट आएगा उसके साथ देखेंगे, क्योंकि आप देखिए इस साल सरकार ने कम किया तो भी वो अगले साल वापस गिनवाएगी कि हमने ये काम किए हैं बजट स्पीच में। और बजट नहीं बोलेगा तो इकोनॉमिक सर्वे भी बोल ही देगा, तो देख ही लेंगे। आगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बात ऐसी है कि अगर मैं एक भारतीय निवेशक के रूप में भारत के शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करूं तो उस पर जो मुझे मुनाफा होगा उस पर 12.5 से 20% कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। लेकिन अगर मॉरिशस का नागरिक भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है और उसे प्रॉफिट होगा तो भारत सरकार टैक्स नहीं मांग सकती, केवल मॉरिशस सरकार टैक्स मांग सकती है। और वो कितना मांगती है? तो मॉरिशस एक टैक्स हेवन है तो वो 0 टैक्स मांगते हैं। अब कहाँपन उसमें हमें क्या कहाँ लेना देना है? 1980s में मॉरिशस के साथ भारत सरकार ने ऐसा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मतलब DTAA बनाया था। प्रोविजन ये था कि मॉरिशस का आदमी भारत में इन्वेस्ट करे तो भारत सरकार टैक्स नहीं मांगेगी, केवल मॉरिशस सरकार मांगेगी। और भारत का कोई आदमी मॉरिशस में इन्वेस्ट करे तो केवल भारत सरकार टैक्स मांगेगी, मॉरिशस की सरकार टैक्स नहीं मांगेगी। पर इसमें तकलीफ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा टैक्स। तो अब मुझे बदमाशी सूझे और मैं ये करूँ कि हवाला एजेंट या माफिया एजेंट द्वारा अपने पैसे मॉरिशस ट्रांसफ़र करूँ और फिर वहाँ पर मैं एक शेल कंपनी या फेक अकाउंट बना दूँ और उधर से मैं ऐसा दिखाऊँ कि तो मॉरिशस का कोई नागरिक है और वापस अपने ही पैसे भारत के शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करूँ। तो होगा क्या? मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ उस पे भारत सरकार टैक्स नहीं मांग सकती, केवल मॉरिशस सरकार टैक्स मांग सकती है। और वो तो हमने देखा कि टैक्स बहुत कम लगाते हैं, तो मिसयूज़ होता है। अब इससे लड़ना है तो क्या करें? तो हमें इन सब देशों के साथ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट ऐसा एक और एक्स्ट्रा एग्रीमेंट या प्रोविजन डालना होगा। बात ऐसी है कि चर्चा में इसलिए आया क्योंकि श्रीलंका के साथ हमने एग्रीमेंट अपडेट किया कि अगर श्रीलंका का कोई बिजनेसमैन भारत में कुछ बिजनेस कर रहा है, अगर वो जेन्युइन है कि मान लो वहाँ से वो पाइनएप्पल एक्सपोर्ट कर रहा है भारत में, तो उसे तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लाभ मिलने चाहिए कि भारत सरकार टैक्स नहीं मांगेगी, केवल श्रीलंकन सरकार टैक्स मांगेगी, बराबर है। लेकिन अगर कोई भारत का ही आदमी वो बदमाशी करके वहाँ से टैक्स चोरी या टैक्स अवॉइडेंस के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक का पैसा अवॉइड करने के लिए घुमा के राउंड ट्रिपिंग करके पैसा ला रहा है, तो सरकार वो सब चेक करेगी और ऐसे लोगों को इस प्रकार का प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट करने के बाद उनका ये जो भी टैक्स का लाभ है बंद कर दिया जाएगा। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट श्रीलंका के साथ हमारा जो भी होगा उसमें ये प्रिंसिपल पर्पस टैक्स नाम का नया क्लॉज ऐड किया गया है, इसलिए चर्चा में। नेपाल के अंदर भी आप जानते हैं जेनजी का आंदोलन और उसके बाद नया पीएम आया। अब जो नया पीएम है उसका लैक ऑफ गवर्नेंस एक्सपीरियंस है, तो जनता को कॉन्फिडेंस में लिए बिना अलग अलग रिफॉर्म लेते हैं, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, फिर वापस कि नहीं करेंगे। तो पहले कुछ ऐसा सोचा कि प्राइवेट एजुकेशन हेल्थ इसमें सब लूट मची है तो इन पर 3% टैक्स लगाएंगे, फिर हंगामा हुआ तो कहा अब नहीं लगाएंगे। उसी तरह पहले ये बोल रहे थे कि मैं तो भारत और चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बात ही नहीं करूँगा, अब कहा नहीं बात करूँगा, क्योंकि वहाँ जो भी आंदोलन हो रहे थे इनको लगा ये नीचे पीछे जो भी रॉ एजेंट या चाइना के एजेंट करवा रहे होंगे तो मुझे लाइन पे आ जाना होगा, वरना मेरी भी सरकार गिर सकती है या वॉट एवर। खैर वो सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का, हम समझने नहीं बैठेंगे। बेसिकली ये जो भी ऐसे आंदोलन से अचानक कोई उभर के आए उसका गवर्नेंस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए। दैट इज़ द लेसन फॉर यूपीएससी मेंस एथिक्स पेपर। केवल सोशल मीडिया में कितने फॉलोवर्स हैं उस हिसाब से कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो वो देश के लिए ठीक नहीं होता हमेशा। खैर तो सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन देखा। अब हम चलते हैं थर्ड पिलर, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। उसमें नया क्या चल रहा है? ई कॉमर्स वेबसाइट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसमें भी एक खास प्रकार की वेबसाइट जिसे हम कहते हैं इन्वेंटरी मॉडल। तो पहले वहाँ पर विदेशी निवेश को अनुमति नहीं थी, इट वॉज बैंड। लेकिन अभी सरकार ने कहा है कि ये 2026 से अलाउ करेंगे, जुलाई महीने से अलाउ करेंगे। मामला समझते हैं। सबसे पहले कोई विदेशी व्यक्ति भारत की कंपनी में निवेश करना चाहता है तो कुछ तो ऐसे सेक्टर है वहाँ वो कर ही नहीं सकता, जैसे कैसीनो। गोवा में कैसीनो चलते हैं पर लास वेगास का कोई फॉरेन पार्टी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, प्रतिबंध है। फिर कुछ ऐसी सेक्टर्स हैं कि जहाँ सरकार अलाउ तो करेगी लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आप एनडीटीवी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एक न्यूज़ चैनल है,
तो फॉरेनर ने भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। और फिर तीसरी आती है ई कॉमर्स वेबसाइट, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पर ग्रीन लाइट है कि बिना सरकार की मंजूरी लिए भी आप 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कर सकते। हालांकि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होता है मार्केट प्लेस, जैसे फ्लिपकार्ट, वो क्या कर रहा है, बायर सेलर को कनेक्ट कर रहा है। तो वॉलमार्ट ने उसके 77% शेयर्स खरीद लिए $16 बिलियन देकर। तो ये एफडीआई हुआ, और इसकी तो अनुमति है, इसमें सरकार की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट में एक और मॉडल होता है, इन्वेंटरी मॉडल, वो हम आगे अभी समझते हैं। उसमें एफडीआई की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2026 जुलाई महीने में वो अलाउ किए। तो ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस मॉडल क्या है कि जैसे अमेजोन, तो अलग अलग सेलर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और सामने बायर्स उसे, मेरे आपके जैसे लोग, खरीद रहे हैं। तो इट इज़ अ मार्केट प्लेस, मतलब उसने सब्जी मंडी खोल के रखी है जहाँ अलग अलग ठेला लेके बैठे हैं लोग, अपना सब्जी बेच रहे हैं। तो इट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर तो अप टू 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। दूसरा होता है इन्वेंटरी मॉडल। जैसे मुंबई में एक दुकान है प्राइम एबीजीबी, वो एक सरदार जी चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके गोदाम में जो भी ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड है, मुंबई की दुकान में तो मिलता ही है, लेकिन पूरे भारत में किसी को मंगवाना है तो उन्होंने एक वेबसाइट खोल के रखी। तो यानी वो अपनी ही दुकान की इन्वेंटरी से माल पूरे भारत में बेच रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स इन्वेंटरी मॉडल। तो इसमें पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड था, लेकिन अब जुलाई 2026 से अलाउ किया गया है। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है कि हम चाहते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो। देखिए, मान लीजिए ये सरदार जी भारत से माल एक्सपोर्ट करें यूरोपियन यूनियन में, तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी होगी, एक्सपोर्ट कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, कि अगर फ्रूट वेजिटेबल कुछ भेजा है तो यूरोपियन यूनियन कहेगा सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर के हिसाब से इसमें कुछ जीव जंतु नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, सब चेक करेंगे। अगर आप कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके लिए तुमने जंगल काट के तो कॉफ़ी प्लांटेशन नहीं बनाया था, तो उसके डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। आप स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के, अच्छा इसका सब डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कि इसके अंदर कितना प्रदूषण किया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन टैक्स कहा जाता है। और उसी तरह इनका एक डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट। तो एक छोटा छोटा जो व्यापारी है उसके पास इतना स्टाफ, इतना लॉयर्स और सब होता ही नहीं कि वो ये कर सके। लेकिन अगर इसमें एफडीआई अलाउ करे, मतलब अमेजॉन कंपनी कहे कि देखिए सरदार जी आपकी प्राइम एबीजीबी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और उससे क्या फ़ायदा होगा? एफडीआई आती है, मतलब आपको निवेश का पैसा भी मिलता है, और वो विदेशी कंपनी आपको अपनी टेक्नोलॉजी, मैन पावर, बहुत सारी सहायता भी देता है। तो फिर उनके पास तो ऐसा स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, सब टीम होगी। तो धड़ाधड़ आपको जितने डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस चाहिए मिल जाएंगे, और आपका माल सब एक्सपोर्ट होगा निर्विघ्न रूप से। तो भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई कॉमर्स सब टॉपिक इन्वेंटरी मॉडल, उसमें भी एफडीआई को अब अनुमति दी है। उसके बाद का मुद्दा था कि डब्ल्यूटीओ के फिशरीज अग्रीमेंट में पहले भारत सरकार मना कर रही थी, लेकिन अब झुक गई और कहा कि हम ये सब मंजूर करते हैं। मित्रों, सीजेपी नीट प्रोटेस्ट के चलते शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये केवल अकेला किस्सा नहीं जहां भारत सरकार को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। डब्ल्यूटीओ में भी हमारा कुछ ऐसा ही चल रहा है। पहले आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2022 में डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की समिट स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में होती है, और वहाँ ज्वलंत मुद्दा था फिशरीज सब्सिडी। जैसे कि भारत सरकार और उसकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जहाँ मछुआरों को बोट खरीदने के लिए लोन पे सब्सिडी, बोट पर बीमा लेना है उस पर सब्सिडी, और फिशिंग हार्बर बनाए जाएंगे, ये सब बातें थी। लेकिन डब्ल्यूटीओ का ये कहना है कि अलग अलग देशों की सरकारें जो इतनी सारी फिशरीज सब्सिडी देती है तो मछुआरे कंट्रोल में नहीं रहते, पूरा साल दे दनादन मच्छी पकड़ते हैं, तो ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए खराब है। तो ये सब सब्सिडी जो कि इलीगल फिशिंग को बढ़ावा दे रही है, इसको कम किया जाए, इसको बंद किया जाए। तो 2022 में ये चल रहा था। भारत सरकार ने विरोध किया कि जाकर पहले आप अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन का साइन लेके आइए, क्योंकि उनकी सरकारें ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, वो लोग ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं, और हमारे मछुआरे तो बहुत गरीब हैं, तो हमें तो उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन 2025 तक हम पहुंचते हैं तो चीन सहित लगभग डब्ल्यूटीओ के 2/3 सदस्यों ने इस पर साइन कर दिया। तो भारत अकेला पड़ने लगा। अब तकलीफ ये होगी कि जब हम अपना झींगा मछली यूरोप अगर एक्सपोर्ट करें, तो वहाँ हमारा माल रिजेक्ट होने का खतरा कि वो सरकारें कहेंगी देखो तुमने तो डब्ल्यूटीओ का फिशरीज अग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो यानी कि तुमने ओवर फिशिंग किया होगा, एनवायरनमेंट को तुमने बर्बाद किया होगा। तो अब दबाव में झुककर 2026 जुलाई में भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपना अग्रीमेंट लेटर दे दिया है कि हमें भी ये सब स्वीकार है।
अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? आप लॉजिकली सोचिए तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी दी जा रही है, उसमें कटौती होगी। सिवाय कि भारत सरकार ये कह दे कि देखो जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की तंगी के चलते किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, उसी तरह हमारी सब्सिडी के चलते कोई ओवर फिशिंग कर रहा है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हालाँकि डब्ल्यूटीओ ऐसे तर्क को माने थोड़ा मुश्किल लगता है, तो सब्सिडी तो कम होगी। अब यहाँ से यूपीएससी मेंस पेपर 2 उसमें रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप के बारे में कुछ आयाम देखते हैं। तो भारत में मछुआरे फिशरमैन कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप हो सकता है? तो तटवर्ती राज्यों में वो अपना जीवन यापन करते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं। लेकिन आप सोचिए वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु चुनाव हो गए। महाराष्ट्र, गुजरात में मछुआरे हैं लेकिन वो इलेक्शन का कोई प्रेशर ग्रुप बने ये थोड़ा कम लगता है। जैसा कि किसान, ओबीसी समुदाय, शुगर मिल इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री हो सकती है। आप याद करें कोरोना में किसानों के विरोध के चलते 3 किसान कानून वापस लिए गए। अभी ये सीजेपी यूथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते नीट स्कैम के बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या इस प्रकार से फिशरमैन आएंगे और जंतर मंतर पर धरना करेंगे और फिर डब्ल्यूटीओ के इस अग्रीमेंट से भारत अपना नाम वापस लेगा? ये मुश्किल लगता है क्योंकि फिशरमैन उत्तर भारत और दिल्ली के चुनावी समीकरणों से दूर साउथ इंडिया में रहते हैं। वहां पर वो ज़्यादा बड़ा प्रेशर ग्रुप है। तो एक तरफ जो सरकार 2022 में कह रही कि हमारे मछुआरे बहुत गरीब है इसलिए हम अग्रीमेंट पे साइन नहीं कर सकते, और 26 तक पहुंचते पहुंचते हमने साइन कर दिया। वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए। 4 3 2 1। हाँ, तो इसमें केवल मरीन मतलब समंदर की मछली पर ये अग्रीमेंट लागू होता है। दूसरा सवाल 4 3 2 1। तो देखिए भारत के डब्ल्यूटीओ के साथ जितने भी डीलिंग्स होते हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री नोडल है, तो जवाब है ए। तीसरा सवाल ट्राई करिए। तो लेटेस्ट अग्रीमेंट फिशरीज का है। हालांकि ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा है इसलिए आपको तुरंत आ जाएगा, लेकिन जब 1 साल बाद यूपीएससी प्रीलिम्स होगी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से इवेपोरेट हो गई हो, तो फिर आप तुक्के लगाएंगे कि देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा नया लगता है तो वो होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो चर्चा में रहे, जो कि ऑलरेडी हो चुके थे। इंडिया और ब्रिटेन का सेटा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ये तो साइन हो चुका था लेकिन अब इसका अमल शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या हमारी जो भी फल सब्जी वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे उस पर कम टैक्स होगा, और वहाँ से आने वाली महंगी वाली पॉश गाड़ियाँ उस पर भारत सरकार कम टैक्स लगाएगी। ब्रिटेन से आने वाली वाइन, दारू, उस पर भी कम टैक्स लगेगा। ये सब चल रहा है। इसमें एक और भी प्रोविजन है, डीसीसी, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। मतलब समझिए कि भारत का कोई एनआरआई व्यक्ति जो ब्रिटेन में नौकरी करता है, तो वहाँ पर भी ईपीएफओ जैसी संस्था होगी कि वो उसकी सैलरी का कुछ परसेंटेज कट करती होगी और बाद में तुमको पेंशन वगैरह मिलेगा। लेकिन इसमें ये हो कि कुछ महीनों बाद आप वापस भारत आते हैं तो वो सब पेंशन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब से ये कहा गया कि अगर कोई भारत का एनआरआई ब्रिटेन में नौकरी करता है जो केवल 60 महीनों तक रहने वाला है, तो उसका ऐसा ब्रिटिश ईपीएफओ या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में उसकी सैलरी से कोई पैसा कट नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, डीसीसी। फिर अमेरिका। तो अमेरिका में कुछ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो हर साल अपना रिपोर्ट निकालते हैं, तो इस बार वो ये कह रहे हैं कि देखो ये चीन वगैरह देशों में पोस्ट लेबरर कि जो चीन की सरकार की विचारधारा में यकीन नहीं करते या जो भी उनके माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो इनको बंदी बनाकर उनसे गुलामी करवाई जाती है, जेल में इनसे कारखानों में काम करवाया जाता है। तो इस कारण से ऐसे देशों पर हम 12.5% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप फोर्स लेबर यूज़ करते हैं, और इसमें कि भारत भी ये कर रहा है तो भारत पे भी हम टैक्स लगाएंगे। लेकिन फिर यूरोपियन यूनियन ने कहा नहीं नहीं, हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम ऐसा कोई माल नहीं खरीदेंगे। पाकिस्तान ने भी ऐसा रेजोल्यूशन कि हम भी ऐसा कोई माल नहीं खरीदेंगे। तो फिर ट्रंप को मजा आ गया, तो उसने कहा देखो तुम तो बहुत भले मानुस, देव मानुस निकले, तो हम तुम पर केवल 10% टैक्स लगाएंगे। जबकि दोगलापन आप देखिए कि यही यूरोपियन यूनियन बहुत सारा चीन से माल ऐसा खरीद रहा है जिसमें वाकई फोर्स लेबर यूज़ होता है, पर बस कागज़ पे बोल दिया तो सब माफ़ है। तो भारत सरकार पे प्रेशर बना, तो भारत सरकार ने भी ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है कि ऐसा कोई भी इंपोर्ट जिसमें फोर्स लेबर का इस्तेमाल हुआ है उसे हम बैन करेंगे। तो ट्रम्प ने कहा मजा आ गया, तो अब से तुम पे 12.5 नहीं सिर्फ 10% टैक्स। हालांकि बाद में उसका वापस दिमाग घूम गया कि तुम लोग रशिया से तेल खरीदते हो तो तुम पे ज़्यादा टैक्स। तो इसका डबल डोल की रोज चलते रहता है, कुछ मतलब नहीं, अगले साल देखेंगे फाइनल जो भी आए। डब्ल्यूटीओ कुछ तो उसके होते हैं मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, मतलब बहुपक्षीय, के जितने भी सदस्य देश हैं सब ने माना है। जैसे GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जितने सदस्य हैं सब इसको मानते हैं। तो मल्टीलेटरल अग्रीमेंट मतलब सभी सदस्यों ने उसको साइन किया है।
उसके मुकाबले कुछ होते हैं प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट्स, मतलब सारे मेंबर्स ने साइन नहीं किया। जैसे कि कुछ इसका मीट का अग्रीमेंट होगा, डेयरी का एग्रीमेंट होगा, एरोप्लेन का एग्रीमेंट होगा, उसे कहते हैं प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट्स। नॉट ऑल मेंबर्स हैव साइंड। अब जो आखिरी समिट हुई वहाँ पर चीन ने एक नया एग्रीमेंट प्रपोज किया, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट अग्रीमेंट यानी IFD। तो भारत ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत को डर है कि ये सब कुल मिलाकर बात इसमें क्या होगी कि चीन अलग अलग देशों को लोन देता है, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह को, फिर वो देश लोन नहीं चुका पाते, तो चीन कहता है तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज, फिशिंग, माइनिंग सब मेरे नाम कर दो। अब अगर ऐसा और अग्रीमेंट साइन हुआ तो ये ऐसा बहुत कुछ करेगा और ये भारत के हक में नहीं होगा, तो वी अपोजिट। लेकिन बाकी ज़्यादातर देश इंक्लूडिंग कनाडा, अफ्रीका के देश, उनका कहना है नहीं ये कर लेते हैं। तो वो सब देश भारत को समझाने लगे, और यहाँ तक कि कनाडा ने तो निंदा भी की भारत की कि भाई क्या हर चीज़ में तुम झंडा उठा के विरोध करते हो, डू नॉट बी सो स्टबर्न। तो इसलिए द हिंदू में पूरी आर्टिकल आया कि इंडिया इज़ आइसोलेटेड एट WTO। और इसके दो एग्जाम्पल अब बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर भी, और आगे फिशरीज वाला अग्रीमेंट भी 2/3 सबने साइन कर दिया, हम अकेले पड़ गए, फिर हमको साइन करना पड़ा। तो ये सब अपनी डिप्लोमेटिक जो एक्यूमेन होनी चाहिए, जो अपना स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये यहाँ पर कमज़ोर दिखता है। विश्वगुरु है तो ये सब नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से चलना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं पिलर 4, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, GDP, इन्फ्लेशन इंडिकेटर सब। तो एग्रीकल्चर के नाम पे तो अल नीनो का सब वही चल रहा था, नया कुछ है नहीं। पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो उसमें सेमीकंडक्टर मिशन, तो पहला फेज़ 2021 से 26 तक का था। उसमें जो भी अलग अलग जगह पर इसके प्लांट्स बनाए गए, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ, और फोकस था फैब्रिकेशन यूनिट बनाने पर। अब इन्होंने कहा कि सेकंड फेज़ चालू करते हैं 2026 से लेकर 6 साल के लिए, और इसमें फैब्रिकेशन के अलावा सप्लाई चेन, जिसमें ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो भी हीलियम वगैरह गैस की ज़रूरत होती है, केमिकल की ज़रूरत होती है, उसको सब्सिडाइज़ किया जाएगा। और भारत को जितनी भी ऐसी चिप्स चाहिए होती हैं, उसका 70 to 75% प्रोडक्शन भारत में ही हो 2029 तक, ऐसा हमारा टारगेट है। कि हमको ये सारे फैक्ट्स रटने हैं, टाइम मिले तो रटने चाहिए, क्योंकि कुछ बार सीधा ही उठा के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से वो सवाल पूछते हैं। तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 2026 में 6 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ITs को चला रहा है। नीति आयोग का क्या काम है? बस बैठे रहता है, तो रिपोर्ट इंडेक्स बनाता है, और उसका एक फेवरेट काम ये है कि हर चीज़ का, हर राज्य में क्या चल रहा है उसका रिपोर्ट बनाओ, कि स्कूल की क्वालिटी क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है, वगैरह वगैरह। तो अभी नया लेके आए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, रिसोर्सेज, ये सब में कौन अच्छा कर रहा है। तो टॉप 3 रैंक आए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के। तो दैट इज़ नीति आयोग का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स। खासकर ये CAPF वगैरह परीक्षाओं में पूछते हैं, तो याद करके जाना है। ओके, सो दैट वाज प्लानिंग, GDP वगैरह की बातें। इंडिकेटर्स, जुलाई 2026 में 2 नए इंडिकेटर चर्चा में आए। एक है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, और दूसरा है इंडेक्स ऑफ 9 कोर इंडस्ट्रीज। देखिए, पहले थी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, कि बिजली, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। इनका कितना वेटेज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का सूचकांक था, वहाँ कितना पैदा हो रहा है। अब इसमें इन्होंने नौवां बादशाह ऐड कर दिया, जिसका नाम है आयन और, जिसको करीब 4.9% वजन असाइन किया गया है। और बेस ईयर इस इंडेक्स का था 2011, उसको बदल के किया 2022। कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे, DPIIT डिपार्टमेंट के नीचे इकोनॉमिक एडवाइजर इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। तो ये सब याद रखना है, परीक्षाओं में पूछते हैं। तो दैट वाज इंडेक्स ऑफ 9 कोर इंडस्ट्री, जो पहले 8 था अब 9 हुआ। दूसरा ऐसा इंडेक्स बनाया गया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP। मित्रों, सरकार ने एक नया इकोनॉमिक इंडिकेटर जारी किया है, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP, सेवा उत्पादन का सूचकांक। देखिए, इकोनॉमी में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो पूरे अर्थतंत्र का हमें एक चित्र बताते हैं। तो आपको महंगाई नापनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अगर आपको प्रोडक्शन नापना है और उसमें भी वैल्यू के हिसाब से, तो GDP है। लेकिन आपको प्रोडक्शन का जत्था, क्वांटिटी, वॉल्यूम नापना है, तो उसके वास्ते इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। लेकिन इसमें तकलीफ है, केवल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन डेटा ही हमको देता है, अर्थात सर्विसेज का डेटा हमें नहीं मिल रहा। तो ये खामी को दूर करने के लिए एक नया इंडिकेटर बनाया गया, जिसे कहा गया ISP, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। देखिए, एक एयरलाइन कंपनी है जो 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो हम कहिए भारत के अंदर एयरलाइन सेवा जो GDP का हिस्सा है
तो 100 करोड़ का जीडीपी हो गया। लेकिन इसमें कितने पैसेंजर आए, कितने किलोमीटर की यात्रा हुई, अगर उसकी हम बात करें तो वो एयर सर्विस की हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जो इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन नापेगा। अब आप कहें हाँ भाई बस समझ आ गया कि ये सर्विसेज का क्वांटिटी नापता है, खत्म। नहीं, यूपीएससी के अंदर आईएएस एग्जाम हो, सीडीएस, सीएपीएफ, वो इससे ज़्यादा गहराई में पूछते हैं आपको। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में पूरा जो प्रेस रिलीज है उसमें से बारीक बारीक फैक्ट्स निकाल के पूछते हैं, तो और फैक्ट्स हम रट लेते हैं कि देखिए ये नया सूचकांक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करेगी। इसका बेस ईयर है 2024-25। मंथली हर महीने इसको जारी किया जाएगा, इसलिए इसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी कहा गया है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज कैप्चर नहीं होंगी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, गैम्बलिंग, घर में काम वाली बाई है, साइकिल रिक्शा चलाने वाला, ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर। पूरा लिस्ट है, वीडियो पॉज करके देख लो, 4, 3, 2, 1। बाकी जो सर्विसेज हैं उनको 19 सब सेक्टर्स में बांटा गया है और अलग अलग सोर्सेज से इसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और सरकार ने ये कहा है कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी इंडेक्स की प्रिपरेशन में हम जीएसटी डेटा यूज़ करेंगे। हालांकि ये बात सही है कि जीडीपी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए भी वो जीएसटी को यूज़ तो करते हैं, पर यहाँ बोला है दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो हमें एमसीक्यू में ये भी याद रखना है, कबूल करना है। अब आप एक प्रॉब्लम देखिए, अगर आपने हवाई यात्रा की तो एक आदमी की एक टिकट है, उस हिसाब से भी आप क्वांटिटी नाप सकते हैं, या कितने किलोमीटर की यात्रा हुई उस हिसाब से भी आप एयरलाइन सर्विस की क्वांटिटी नाप सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो जो बिल बनेगा उसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि 4 लोग आए थे कि 10 लोग आए थे। तो हाउ मेनी पीपल वेर सर्व्ड, ऐसा वॉल्यूम में, क्वांटिटी में बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करें, कुछ फॉर्मूला बनानी होगी कि होटल का, रेस्टोरेंट का जो बिल आया उसकी क्या वैल्यू थी रुपयों में, और महंगाई कितनी चल रही है वो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई वगैरह से आप यूज़ करेंगे और उसे डिफ्लेटर के रूप में इस्तेमाल करके इस वैल्यू में से आप वॉल्यूम या क्वांटिटी, जत्था निकालने की कोशिश करेंगे। अब असल में ये क्या फॉर्मूला है हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में उन्होंने असल फॉर्मूला नहीं दी, बस एक तो लाइन में ऐसा जिक्र किया है कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई को यहाँ पर डिफ्लेटर के रूप में यूज़ करेंगे ताकि वैल्यू को, रुपयों को क्वांटिटी यानी वॉल्यूम में हम तब्दील कर सकें। वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए। ये पहला क्वेश्चन है 4, 3, 2, 1। ये दूसरा क्वेश्चन है 4, 3, 2, 1। ये तीसरा क्वेश्चन है 4, 3, 2, 1। तो वी लुक्ड एट पिलर 4। अब आगे बढ़ते हैं पिलर 5, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मुद्दा है पिलर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जुलाई महीने में करंट अफेयर्स क्या रहे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब टॉपिक एविएशन इंडस्ट्री। तो नागरिक उड्डयन में ऑलिगोपॉली की समस्या, मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही पूरे सेक्टर को कंट्रोल करके बैठी हैं। कि जैसे एयरलाइन बिजनेस की बात करें तो उसका 90% बिजनेस केवल 2 कंपनियों के हाथ में, इंडिगो और एयर इंडिया। उसी तरह एयर ट्रैफिक, जो हवाई अड्डे हैं उसमें 25% एयर ट्रैफिक तो अदानी के एयरपोर्ट्स पर ही आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में अदानी जो अभी केवल एयरपोर्ट चला रहे हैं, मान लो वो फिल्म देख ले सलमान भाई की कि किसी का भाई किसी की जान, और वो कहे मुझे एयरपोर्ट तो चला ही रहा हूँ मैं, अब से मुझे अपनी एयरलाइन भी चलानी है, तो क्या होगा। अब सोचिए कि एयरपोर्ट क्या सर्विस देता है कि जो भी अलग अलग कंपनियों के विमान आते हैं उनका पार्किंग, रिफ्यूलिंग, बराबर अलग अलग एयरलाइन के जो पैसेंजर हैं उनका चेक इन, पैसेंजर काउंटर चलाना, ये सब काम है। अब अगर अदानी जो एयरपोर्ट चला रहे हैं वो भी अपनी एयरलाइन भी शुरू कर दें तो फिर डर लगता है कि सौतेला व्यवहार हो सकता है कि वो ये करे कि देखो जब भी प्लेन उतरेंगे तो मेरे अदानी एयरलाइन के प्लेन पर मैं सबसे पहले पेट्रोल भरूंगा और मेरे पैसेंजरों का बोर्डिंग सबसे पहला होगा, ऐसे में सारे काउंटर लगाऊंगा। तो बाकी जो भी जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, उनके पैसेंजर्स को दिक्कत आ सकती है अगर ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ तो। इस कारण से एक ही कंपनी को 2 काम नहीं दिए जाते। खासकर यूरोप, अमेरिका वगैरह में ऐसे नियम है कि जो कंपनी एयरलाइन चला रही है तो वो एयरपोर्ट नहीं चला सकती, और जो एयरपोर्ट चलाता है वो एयरलाइन नहीं चला सकता। सेपरेशन कर दिया। हालांकि मिडल ईस्ट में हम पाएंगे कि सेम कंपनी दोनों काम कर सकते हैं कि वही एयरलाइन भी चलाए और वही एयरपोर्ट भी चलाए, लेकिन वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो खुद से सरकारी या अर्ध सरकारी होती हैं और उसके 2 डिपार्टमेंट या 2 सब्सिडियरी कंपनी बनाई होती है जो ये काम कर रही है। खैर, तो बेसिकली कहीं से उड़ती उड़ती अफवाह आई कि अदानी जो एयरपोर्ट चला रहे हैं तो उनको अब से एयरलाइन भी चालू करनी है। तो द हिंदू अखबार का आपको पता है, सीधा अदानी बैशिंग को इससे क्या खतरा है, क्या डर है, सब चालू हो गया। फिर कुछ दिनों बाद अदानी ने खुद प्रेस रिलीज जारी की कि भाई ऐसा मैं कोई एयरलाइन चालू ही नहीं करने वाला, ये फालतू की अफवाह आप लोग
यूं ही सब परेशान हो रहे हैं। हालांकि अदानी के कुछ समर्थक या डिफेंडर्स या उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों का ये कहना है कि देखो, अंग्रेज़ों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, तो उसी तरह अगर यहाँ पर ओलिगोपोली केवल 2 कंपनियों की है, इंडिगो और एयर इंडिया 90% एयरलाइन बिज़नेस चला रहे हैं, तो क्यों ना हम एक तीसरे आदमी को यहाँ पर आने दें, यानी कि अदानी। उनको भी एयरलाइन चालू करने दो ताकि ये ओलिगोपोली ब्रेक हो सके। वरना क्या जोखिम है? आप याद करो, पिछले साल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि हर एक पायलट को दिन में कितने घंटे वो फ्लाइट उड़ा सकता है, कितना उसको नींद और आराम मिलना चाहिए। बराबर, पायलट को ज़्यादा आराम दो और उस हिसाब से ज़्यादा पायलट्स की भर्ती करो। तो इंडिगो ने ये सब काम किया नहीं। फिर जैसे ही डेडलाइन आई तो उसने फ़्लाइट कैंसिल कर दी। पब्लिक परेशान हो गई और दूसरी फ़्लाइट वाले लूटने लगे कि तुमको इमरजेंसी में अब टिकट बुक करानी है, डबल 3 गुना पैसा दो। तो पब्लिक परेशान हो गई और अंत में सरकार और डीजीसीए को झुकना पड़ा और इंडिगो को ये जितने भी रूल्स थे पायलट के आराम करने के, उसमें आंशिक छूट दी गई। मतलब आप सोचो कि डीजीसीए जो अभी एक आईएएस ऑफिसर है, उसको भी घुटने पे ला दिया इंडिगो एयरलाइन ने, क्योंकि ओलिगोपोली है। सोशल मीडिया पे हंगामा हो तो फिर सरकार पे प्रेशर बन जाता है। अब यहाँ पर ऐसी ओलिगोपोली को तोड़ना है तो आपको एक तीसरे भी आदमी को लाना पड़ेगा। तो क्यों ना अदानी को भी ये एयरलाइन शुरू करने दी जाए। अब आपको प्रश्न हो केवल अदानी क्यों? क्योंकि नॉर्मली आप अगर एयरलाइन शुरू करते हैं तो शुरुआत के 8-10 साल हो सकता है आपको लॉस में चलना पड़े, क्योंकि इतने पैसेंजर नहीं आए, आपको अपनी नाम ख्याति और अलग-अलग रूट्स पे पूरा डेवलप करना पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हो सकता है वो 8-10 साल के लिए लॉस में चले। अब जो छोटे-छोटे खिलाड़ी हैं ऐसा लॉस सहन नहीं कर पाते, उन पर कर्जा चढ़ जाता है, वो बंद हो जाते हैं। ये स्पाइस जेट, मतलब जेट एयरवेज़ वगैरह दूसरी कंपनियों को यही परेशानी आई थी। लेकिन अदानी के पास इतना पैसा और डीप पॉकेट्स हैं कि वो लंबे समय तक इस गेम में रह सकते हैं, तो इनका आना इसलिए ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर आप सोचिए, कोई ब्लैक एंड वाइट जवाब इसके 0 या 1 में नहीं हो सकते। बहुत सारे आयाम हैं जो हमें ये कहें कि ये होना भी चाहिए। आपके अपन यूपीएससी में किधर काम का है? आप यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि 90s में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के ज़माने में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म, कि पहले केवल सरकारी एयर इंडिया थी, बराबर, फिर प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन को एंट्री मिली। करते-करते जब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़माने में आते हैं 2014 के बाद, तो सरकारी एयर इंडिया को बेच दो, सब प्राइवेट एयरलाइन चलाने दो। मतलब क्या हो रहा है? पहले लिबरलिज़्म था, उदारवाद, अब क्या है? नियो लिबरलिज़्म, नवीन उदारवाद, कि उससे भी एक स्टेप आगे कि प्राइवेट सेक्टर ही चलाए, हमें इसमें रहना नहीं है। पहले थी मिक्स्ड इकोनॉमी कि सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। अब हम बढ़ रहे हैं कैपिटलिज़्म, पूंजीवाद की तरफ, कि ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का रहने दो, सरकार को कम करो। हालाँकि ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि सरकारी कंपनी के मुकाबले प्राइवेट कंपनी अच्छी सर्विस देगी, लेकिन हमेशा कस्टमर जीते ये ज़रूरी नहीं है। आप क्या तो कस्टमर को जितवाने के लिए अदानी को एयरलाइन खोलने दो, तो वो भी क्या इस ओलिगोपोली में शामिल होंगे या ज़्यादा अच्छी सेवाएँ बनाएँगे? तो ये सब एथिक्स में यूपीएससी निबंध में सोचने लिखने के मुद्दे हैं। इवन फॉर फिलोसॉफी क्वेश्चंस। अब ऐसा ही एक मेंस पेपर 2 में मुद्दा है, पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कि सरकार नीति बनाती है, उसके अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन उसके अमल में जो तकलीफ़ें, कठिनाई आई क्योंकि अच्छे से प्लानिंग नहीं किया है, और उसका शानदार उदाहरण है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। इतने दिनों तक शुरुआत में क्या चला है सरकार ने कि नहीं, नहीं, इससे पेट्रोल वाली गाड़ियों में ये डालेंगे, कोई खतरा नहीं है। फिर जितना सब सोशल मीडिया पे हंगामा होने लगा तो सरकार को कबूलना पड़ा कि अच्छा, आप ये नॉर्मल गाड़ियों में E20 ब्लेंड वाला पेट्रोल डालेंगे तो आपका माइलेज 3 से 5% कम हो सकता है। अब ग्राहकों की ये शिकायत है कि आप 20% अगर इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हो तो सस्ता करो, और दूसरा भी लॉजिक कि अगर हमारा माइलेज 3 से 5% गिरने वाला है तो उस हिसाब से आप थोड़ा हमें सस्ता दो, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? अब इस पे सरकार तर्क ये दे रही है कि देखो, हम ये जो इथेनॉल बना रहे हैं ये तो किसानों से हम अनाज खरीद के, मकई खरीद के, गन्ना खरीद के बना रहे हैं, तो ये इथेनॉल बनाने का ही खर्चा 70 रुपये पर लीटर आ रहा है, तो ये कैसे सस्ता, इस पर टैक्स और सब जुड़ेगा तो महंगा ही बनेगा। हालांकि अगर विश्व बाजार में ऑयल बैरल का भाव 120 टू $130 हो जाए तो फिर आपको सस्ता पड़ेगा, इस सिनेरियो में कि सरकार उस वक्त भाव बढ़ने नहीं देगी, ये कह के कि भाई इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है। लेकिन अभी तो जो भी मान लो $100 से नीचे अगर ऑयल बैरल मिल रहा है
तब तक आपका कुछ और सस्ता हो नहीं सकता। ऐसे सब सरकार के तर्क हैं और इसके चलते रोज़ उठ के सोशल मीडिया में हंगामा होता रहे। तो ये पॉलिसी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन की गलती, उसमें हम और आगे ऐड करें। देखिए ये नॉर्मल पेट्रोल है, शुद्ध, तो इसमें आपको कोई सेपरेशन नहीं दिख रहा है। अब आप इसमें इथेनॉल डालते हैं, बराबर? तो इथेनॉल इज़ अ हाइड्रोस्कोपिक केमिकल, मतलब उसको मॉइस्चर और पानी पसंद है। तो ये पानी को पसंद करेगा, तो पानी जो पेट्रोल से थोड़ा भारी होता है उसके साथ ये बाइंड करेगा और नीचे आप देखिए ये सेपरेशन हो गया, जिसे हम कहते हैं फेज सेपरेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो टैंकर से अपनी अंडरग्राउंड टैंक में या कहीं पर ये पेट्रोल स्टोर कर रहे हैं। अब उसकी पाइपलाइन में थोड़ा भी लीकेज हो या वो मटेरियल के अंदर कहीं पर थोड़ा भी मॉइस्चर आ जाए, हवा में से भी जब बारिश हो रही है उसकी भी नमी आ जाए, तो उसको एब्जॉर्ब करते रहता है और अल्टीमेटली वो नीचे बैठ जाता है। अब तकलीफ ये है कि पेट्रोल पंप मालिकों पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सारी जिम्मेदारी थोप दी कि देखो तुमने हर घंटे जाके चेक करना है उसमें वो कुछ वायर डाल के कि कितना पानी मिला है, और अगर ये ज़्यादा मिला हुआ है तो तुम हमें कॉल करना, हम अपना इंजीनियर भेजेंगे, वो साफ करके देगा टंकी, लेकिन उसका खर्चा भी पेट्रोल पंप मालिक ने भुगतना होगा। तो पेट्रोल पंप मालिक नाराज़ हैं कि इस सब में हमारा क्या फ़ायदा है। ये किस्सा सुनाया जाता है कि देखो ब्राज़ील में भी तो इथेनॉल ब्लेंडिंग है ऐसा सब। लेकिन ब्राज़ील में तो वो बहुत धीमी गति से उन्होंने अमल किया कि 1931 में सबसे पहले उन्होंने कानून बनाया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो सकता है, और फिर धीरे-धीरे करते-करते अब जाके वहाँ पर ब्लेंडिंग बढ़ा है। भारत के अंदर बहुत तेज़ी से हमने ये कर दिया है। इस कारण से टेक्निकल इश्यूज़, कम्युनिकेशन में खामी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं, ना कस्टमर का, ना पेट्रोल पंप मालिकों का। तो ये दिक्कतें हैं कि भारत में बहुत तेज़ी से हमने इसको आगे ले गए हैं। फिर ये जो भी व्हीकल बन रहे हैं, उसमें आपको अच्छी माइलेज मिलनी चाहिए कि मान लो 1 लीटर में गाड़ी 15 किलोमीटर चलती है, तो वो आगे चल के 20 किलोमीटर, ऐसा अच्छी क्वालिटी का इंजन बनाओ। तो इसके साथ जुड़े कुछ काफ़ी नॉर्म्स है, उसका तीसरा वर्ज़न आने वाला है। अब उसकी ड्राफ्ट फाइलें चल रही हैं कि मान लो 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो एवरेज 4000 लीटर पेट्रोल की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी जगह 3300 लीटर की ज़रूरत पड़े। पर ये सब ड्राफ्ट बातें चल रही हैं, फाइनल वर्ज़न आए तब हम देखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बुलेट ट्रेन जापान में उसे क्या कहते हैं? शिंकानसेन। तो जापान के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि ये जो शिंकानसेन प्रोजेक्ट जिसमें अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन लगाने की बात है, वो डिले हो रहा है क्योंकि ये भारत के जो भी अधिकारी और मिनिस्टर हैं वही सब आलसी और एरोगेंट स्वभाव के हैं। हालांकि इस भारत सरकार ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर वो सब याद नहीं रखना, हमें याद ये रखना है कि ये शिंकानसेन का मतलब क्या है? बुलेट ट्रेन। ट्रेन का ही नाम लिया है तो भारत की ट्रेन पहले सब डीजल पे चलती थी, फिर मोदी जी ने कहा नहीं इसको ग्रीन कर देंगे कि अब से ये सब बिजली से चलेगी। हालांकि वो बिजली तो बनती है कोयले से, तो असल में तो प्रदूषण है। अब ये सोचा जा रहा है कि उसके भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ये हाइड्रोजन के सिलेंडर भरे होंगे और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन से सीधा बिजली बनाई जाए और वाटर वाटर वेपर, मतलब पानी की भाप बाहर निकले, तो बिल्कुल प्रदूषण नहीं, ऐसी ये बात है। और हरियाणा में सबसे पहली बार इसका उद्घाटन हुआ है। हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील, मतलब हाईली फ्लेमेबल लिक्विड, उसे रखना पड़ेगा कोल्ड टेम्परेचर में, ये सब चीज़ें। भारत में तो चलिए, हरियाणा में सबसे पहली बार ये ट्रेन बनी। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कहाँ चली? तो जर्मनी में चली थी। फिर यही सब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है, तो दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि 2028 के बाद जो भी नए टू व्हीलर और थ्री व्हीलर होंगे वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक होने चाहिए, वरना उनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं किया जाएगा। और अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो सरकार, राज्य सरकार आपको रोड टैक्स में राहत देगी, सब्सिडी देगी, प्रोवाइडेड कि 30 लाख तक का आप व्हीकल खरीद रहे हैं। आप पुरानी गाड़ी कबाड़ी में बेचोगे तो उसमें भी 10 से 25 हज़ार आपको कैशबैक मिलेगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पेट्रोल वाले वाहनों के चलते, डीजल वाले वाहनों के चलते प्रदूषण और स्मॉग की समस्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक रिक्शाओं का ही नाम लिया है, तो बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक रिक्शाएँ, उसमें तकलीफ क्या है? वो चाइनीज़ बैटरियाँ लगाती हैं और चाइनीज़ बैटरी लगाने वालों ने उसमें ऐसा ब्लूटूथ सेटिंग रखा होता है कि एक ही साथ आप ऐसी बहुत सारी रिक्शाओं का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि किसकी बैटरी कितनी चार्ज है, क्या हुआ। तो ऐसी बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप्स होती हैं, जिससे बैटरी की हेल्थ पता चलती है।
अब ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटी पासवर्ड बहुत सेफ होता नहीं, और ऐसे गरीब रिक्शा वालों को और भी ज़्यादा इन चीज़ों की समझ नहीं होती। तो कुछ प्रैंकस्टर इंटरनेट से ऐसे ऐप डाउनलोड करते हैं और इसकी मदद से रिक्शा के पास जाके ब्लूटूथ से उसे डिसेबल कर देते हैं, बंद कर देते हैं रिक्शा। तो बहुत परेशानी हुई। फिर भारत सरकार ने एप्पल, गूगल वगैरह को आदेश दिया कि ये बैट्स, बीएमएस और ये जो बाकी ऐसी ऐप्स हैं, उसको आप बैन करें। क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई तुम ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी सरकार जो नीति और पीपूड़ी बजाती है, तो पहले से चेक करके रखना चाहिए रूल्स रेगुलेशन की, जो बैटरी फिट हो रही है उसमें कितना एन्क्रिप्शन होगा, कौन सी ऐप से वो डिसेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इन सब चीज़ों में हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और उसी में उनका ओपन सोर्स उन्होंने तो सब रिलीज़ करके रखा है, तो उसी से हैकर अपनी भी ऐप्स बनाते हैं और सब चीज़ों को हैक किया जा रहा है। तो ये अब अल्टीमेटली जाके ऐप बंद करवाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। जस्ट लाइक नीट का पेपर लीक नहीं हो जाए इसलिए टेलीग्राम बैन करवाते हैं भाई, पहले तो वो ऑफिसर जो पेपर लीक करें, जो प्रोफेसर पेपर लीक करें, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये भी एथिक्स में सोचने का, लिखने का विषय है। आगे बढ़ते हैं पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सारी बिजली भारत में हम विंड पावर से, वाटर डैम से टरबाइन चला के बनाते हैं, लेकिन अल नीनो कि जहाँ पर ये साउथ अमेरिका में पेरू के पास समंदर का पानी गर्म हो जाता है और भारत में बारिश कम होती है, उसके चलते तकलीफ क्या है? अल नीनो के चलते एक तो पवन कम हो रहा है, मानसून कम आ रहा है। तो दोनों जगह पवन कम होगा तो विंड पावर पर असर होगी, मानसून कम होगा तो नदियों में पानी कम आएगा, तो डैम में पानी कम भरेगा तो वो भी कम आएगा। तो कुल मिलाकर 18 टेरावाट आवर्स इतनी सारी बिजली की हमें कमी हो सकती है। तो ये भी क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर के चलते एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या खतरा है, और इससे के चलते आप सोचिए बिजली महंगी होगी तो इकोनॉमी में सब कुछ महंगा हो सकता है जो बिजली से पैदा होता है। तो मैनी प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी आर कॉज्ड बाय नेचुरल एंड क्लाइमेटिक फिनोमिनास। ये भी निबंध में सोचने की बात है। एमसीक्यू तो इसका बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सिंपल बनेगा, सभी लोग तुक्के से टिक कर सकते। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए सैटेलाइट। अब सैटेलाइट को भी भेजना है तो उसके लिए चाहिए रॉकेट। तो इलॉन मस्क ने क्या खेल किया है कि देखो, नासा को जितने हर बार रॉकेट लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको टैक्सी वाली सर्विस देता हूँ, उसमें आप अपने एस्ट्रोनॉट या जो भी सैटेलाइट है वो भर के दो, मैं छोड़ दूंगा और आप मुझे पैसे देते रहिए। तो इलॉन मस्क क्या कर रहा है, स्पेस टैक्सी या रॉकेट टैक्सी टाइप की सर्विसेज नासा जो कि सरकारी संस्था है उसे प्रोवाइड करता है और पैसे कमाता है। तो भारत में भी इसरो ही सारा काम कर रहा है, लेकिन क्यों ना प्राइवेट कंपनी भी ये कर सके, उसके वास्ते विक्रम 1 ऐसा प्राइवेट कंपनी द्वारा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुली किया गया। इस मिशन का नाम था आगमन यानी अराइवल। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन यूज़ हुआ था। नॉर्मली क्या वेल्डिंग करके सब बनाया जाता है, लेकिन ये 3D प्रिंटेड था। इसमें नेगेटिव बातें भी चल रही हैं। ये प्राइवेट कंपनी ने बहुत सारे इसरो के साइंटिस्ट को बहुत पैसा देकर वहाँ से ले लिया, तो सरकारी संस्थाओं में अब लोग काम कम कर रहे हैं। इसरो को अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी, इतने सारे इंजीनियर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। सामने क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई इसरो वाले इतना अच्छा सैलरी नहीं देते, टाइम पर प्रमोशन नहीं देते, तो कोई प्रतिभावान आदमी क्यों रहेगा। तो ये भी एथिक्स में सोचने के मुद्दे हैं। ओके, सो दैट वाज पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आखिरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पिलर 6 के नाम पे सबसे पहले हेल्थ केयर। कैंसर में एक नई दवा बनी है केट्रूडा, जो आपके ट्यूमर को मतलब पिघला देती है, मतलब उससे रामबाण इलाज जैसा हो गया कि अब सॉल्व हो सकता है। लेकिन तकलीफ ये है कि इसका एक डोज 2 लाख रुपए का आता है और 12 से 17 डोज लेने पड़ते हैं, तब जाके आपके कैंसर का वो इलाज करता है। इसमें ये जो भी विदेशी कंपनियां डिस्काउंट भी देती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि 10 लाख रुपए का तो खर्च एक कैंसर के मरीज को आएगा। अब आप सोचिए, इसकी अगर कोई नकली दवा बनाए तो कितना सारा मुनाफा हो सकता है। कि नॉर्मल 10, 20, 50, 100 रुपए की नकली दवा बनाओगे, जिसका मार्केट प्राइस मान लो 200 रुपए हो, तो वहाँ मार्जिन कम है, तो सीधा 10 लाख की दवा है। तो बहुत चिंता का विषय है। तो सरकार ने अब नियम बनाया है कि जितनी ऐसी दवाइयाँ हैं इन पर क्यूआर कोड होगा, चाहे वो वैक्सीन है, एंटी माइक्रोबियल, नार्कोटिक ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स, ताकि उसे कोई भी व्यक्ति स्कैन कर सके और वो सरकारी वेबसाइट पर पूरा ट्रेस होके दिखाए कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुँची थी, और आपको पता चले असली दवा है, नकली दवा है।
तो इससे ऐसी फेक मेडिसिन के नेटवर्क को लड़ने में काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। हालाँकि फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत का ये जो भी ड्रग रेगुलेशन सिस्टम है, उन्होंने हमें लेवल 3 पे रखा है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए बेस्ट होगा उसे लेवल 4 मिलेगा, शायद यूएस एफडीए संस्था को मिला होगा। तो अभी हमें और सुधार करने की ज़रूरत है। हेल्थ के बाद कुपोषण, माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए सरकार की एक योजना है पोषण अभियान। अब उसमें एनीमिया मुक्त भारत, उसमें पहले 6x6x6 स्ट्रैटेजी थी कि 6 अलग-अलग एज ग्रुप को टारगेट किया जा रहा था। उसमें 6 प्रकार की दवाई या इलाज हो रहा था और 6 प्रकार की संस्थाओं का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। अब इसमें 6x6x6 था, उसकी जगह 7x7x7 कर दिया कि बेनिफिशियरी ग्रुप जो 6 थे उसमें 7वां एक और किया, दैट इज़ लो बर्थ वेट बेबीज़ जो 0 से 6 की महीने की उम्र में है। 6 इंटरवेंशन में 7वां एक और ऐड किया गया, ईट राइट, मतलब कि आपको आयरन रिच और डाइवर्सिफाइड डाइट्स दिए जाएंगे। 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में 7वीं एक और ऐड हुई कि डिजिटल ट्रैकिंग करेंगे किसका क्या चल रहा है। और पहले T3 अप्रोच था, टेस्ट ट्रीट टॉक, उसकी जगह T4 अप्रोच है, टेस्ट ट्रीट टॉक एंड ट्रैक, जो डिजिटली ट्रैक किया जाएगा कि किसका में इलाज चल रहा है, किसका क्या वजन था, वगैरह वगैरह। इतना सब बारीक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछती है। जवाब तो मैंने टिक किया है, आप क्वेश्चन देख लीजिए 4 3 2 1। तो इस टाइप के सवाल यूपीएससी पूछती है, तो हमें याद रखना है। अच्छा, इसमें और भी एक रिफॉर्म लिया गया है कि कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वीमेन है और उसको एनीमिया से लड़ने के लिए आयरन पिल्स खाने वाली दवाई दी गई, पर कुछ असर नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए? इंजेक्शन देना चाहिए। तो इंट्रावीनस फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज या आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन भी उनको दिया जा सकता है। तो यूपीएससी क्योंकि ऐसे बारीक फैक्ट्स भी पूछने का चलन है, तो आपको तैयार करना चाहिए। मनरेगा योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार गांव में गरीबों को दिया जाए, तो मोदी जी ने वो कानून बदल दिया, विकसित भारत जी राम जी, जिसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अब इसके रूल्स नोटिफाई हो रहे हैं। तो नया रूल ये होगा कि प्रतिदिन मजदूर को कितना पैसा मिलेगा। तो मिनिमम पूरे भारत में मिलेगा 300 रुपये। हालांकि कुछ राज्यों में वहाँ कितनी महंगाई है उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे हरियाणा में 409 रुपये प्रतिदिन। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो एक्सेप्शनल केस सिक्किम को रखा गया है, उसकी कुछ ग्राम पंचायतों में 450 रुपये तक का डेली पेमेंट हो सकता है। दूसरे भी रूल्स नोटिफाई किए गए कि विकसित भारत जी राम जी के नाम पे 125 दिन का रोजगार देना है, तो यूनियन ने कुछ पैसा राज्यों को देना होगा। तो प्रश्न है, इसमें से उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा और तमिलनाडु को कितना मिलेगा? पहले के ज़माने में ये होता था कि हर एक राज्य सरकार अपना प्रोजेक्ट भेजे और उस हिसाब से उसे पैसा अलॉट हो। तो ये हो रहा था तमिलनाडु, केरला में वैसे गरीबों की परसेंटेज संख्या कम है, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा पैसा जा रहा था। तो अब सरकार ने तय किया कि देखो, जो 16th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवोल्यूशन की फॉर्मूला दी है, उस हिसाब से जिस राज्य को जितना जाता है उसी रेशियो में विकसित भारत जी राम जी का फंडिंग भी जाएगा। ऐसा हम नॉर्मेटिव एलोकेशन कर रहे हैं। अब वो मैं फिर से ये सब रिपीट नहीं करा कि कैसे यूनियन के टैक्स का 41% स्टेट को जाएगा और उसके क्या पैरामीटर थे। कुल मिलाकर उसमें अलग अलग राज्यों के हिस्से जितना आता था, तो अब से ये जी राम जी योजना का फंडिंग भी उसी रेशियो में सब राज्यों को जाएगा। फिर कुछ तो एनएसओ के रिपोर्ट, अब एनएसओ का काम क्या है? उनको सैलरी मिलती है तो पूरा दिन रिपोर्ट सर्वे करते रहते हैं। तो लेटेस्ट रिपोर्ट आया, अर्बन जेंडर गैप पे गैप रिपोर्ट, कि पुरुषों को करीब महीने के 27,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जबकि महिलाओं को 21,000 सैलरी मिल रही है। तो नॉर्मली महिलाओं को कम मिल रही है। हालांकि प्रयागराज जैसे कुछ सिटी अपवाद हैं कि जहाँ पुरुषों की सैलरी 32,000 है, महिलाओं की 42,000 है। अब ये ऐसा कैसे, ये थोड़ा मानने मुश्किल हो रहा है, पर शायद ये हो सकता है कि इन्होंने जो सैंपल और सर्वे लिया उसमें ये रहे कि हम केवल जिनके पास परमानेंट सरकारी नौकरी है या ऐसा कुछ वो सर्वे करने निकले होंगे, और उसमें उस हिसाब से पता चले महिलाओं के पास इतनी नौकरियां। तो जो भी पन क्लैरिफाई उन्होंने किया नहीं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग विषय है कि ऐसा कैसे हुआ है। तो ये जुलाई महीने के करंट अफेयर्स थे इकोनॉमी के। इसकी पूरी पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी पे जाकर, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको मिल जाएगा, वरना ये क्यूआर कोड भी आप स्कैन करें। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पेड कोर्सेज 3 दिनों के लिए सब कुछ अनलॉक हो चुका है, सब कुछ देख सकते हैं, पावर पॉइंट हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिंक द्वारा स्कैन करके पहले तो वो आप करिए।
आप कहेंगे उसमें हम सारी चीज़ें तो कहाँ पढ़ पाएंगे। मटेरियल तो डाउनलोड कर लो। जहाँ तक वीडियो लेक्चर्स देखने की बात है, तो ये टेबल में मैंने जितना बना है, कम से कम उतनी चीज़ें आप अगर वीडियो में देखेंगे, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी बेटर। और इसी अनलॉक ऑफर के तहत बाकी भी जो हमारे टीचर्स हैं, उनके भी सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी unacademy.com/content/gs educators। तो आप अवश्य सारा अच्छा अच्छा मटेरियल, पावर पॉइंट, हैंडआउट सब डाउनलोड करके रखें। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.